जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमर्स एकेडमी पे। यदि आप भी घर पे बैठ के करना चाहते हैं 10वीं की तैयारी और लहराना चाहते हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम में अपना परचम, तो आज ही जुड़े हमारे चैनल एमर्स एकेडमी से, जहां मिलती है आपको 10वीं की संपूर्ण तैयारी करने का मौका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 इतिहास के अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में। इससे पहले इस पे एक वीडियो बना दिया गया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इससे पहले वाले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इससे जुड़ी जो भी न्यू वीडियोज आवे उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो 2025 में देने वाले बोर्ड एग्जाम, ताकि उसकी भी सहायता हो सके और आपकी भी सहायता हो सके। और एक बढ़िया सा कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे मिलता रहे मोटिवेशन और हम बनाते रहे इसी तरह से आपके लिए नई नई वीडियो जो आपको सहायता प्रदान कर सके 2025 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में। दोस्तों, आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, आज हम इस पे बात करेंगे शॉर्ट टाइप पे, और इसमें कुछ सवाल को ऐड किया गया जो कि लॉन्ग टाइप सेक्शन से इसमें डाला गया, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के सवाल रहते हैं। इससे पहले वाले वीडियोज में 2 नंबर के सवाल को कवर कर लिया गया था। आज इसमें कुछ 2 नंबर के सवाल बचे हुए, आज हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर लॉन्ग वाले सवाल की तरफ चलना है। चलो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा पहला टॉपिक है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, इसका वर्णन करना है। हमने इससे पहले वाले क्लास में साम्यवाद के बारे में पढ़ा था कि साम्यवाद होता क्या है। एक वर्गहीन समाज के बारे में बताया जाना, एक ऐसा वर्गहीन समाज जिसमें समाज के दृष्टि से, एक सामाजिक दृष्टि से उसके लिए वो हर आर्थिक चीजों को मुहैया कराना जो उसको आगे की ओर बढ़ने में सहायता प्रदान कर सके, और उसके कौशल को, उसके स्किल को देखते हुए उसके लिए अधिकार को उत्पन्न करना, उसके अधिकार को आगे की ओर लेके चलना, उसके लिए मौके को वहां पे उत्पन्न करते रहना, ताकि यहाँ पे वर्गहीन समाज जो होते हैं उसको भी सहायता मिल सके अपने जिंदगी में आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर जो मेरा पहला टॉपिक है आज का, वो यही है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। क्या एक वास्तव में एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, जिसका आज हमें वर्णन करना है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। 2 नंबर में सवाल रहता है। रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। और रूस में क्रांति के बाद, उससे पहले हम लोगों ने में क्रांति से पूर्व का जिक्र करा था, लेकिन अब यहाँ से देखा जा रहा है कि रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की गई, और सभी हालात को देखते हुए वहां पर एक नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की गई, जिससे लोगों को उसके विकास में मदद दिया जा सके। हुई असमानता समाप्त कर दी गई, और जो लोगों में असमानता होती है, ऊंच नीच, छोटे बड़े, ये असमानता को रूस के क्रांति के बाद बिल्कुल पूर्ण तौर पे उसको समाप्त कर दिया गया। और वहां पे एक ही नीति को आगे बढ़ाया गया कि हम सभी को अपने समाज को आगे की ओर बढ़ाना है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन बड़ी जाति से है, कौन छोटी जाति से है, कौन यहाँ पे छोटे तबके से, कौन बैकवर्ड और फॉरवर्ड की सारे कहानी को वहां पे विलुप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। असमानताओं को समाप्त कर दी गई, तथा वर्गहीन समाज की स्थापना कर रूसी समाज का परंपरागत, और यहाँ पे वर्गहीन समाज को खत्म करके पूंजी वर्गहीन समाज तथा वर्गहीन समाज की स्थापना कर रूसी समाज का परंपरागत स्वरूप बदल दिया गया। और जो रूसी समाज का जो एक परंपरागत स्वरूप था कि वहां पर जो पूंजीपति वर्गों को आगे लेके बढ़ा जाना था, रूस में क्रांति के बाद इस चीज को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया कि अब यहाँ पर कोई भी वर्गहीन को नीचे की ओर नहीं रखेगा। यानी कि वहां पे अगर जो मजदूर है, उसका बेटा केवल ही जिंदगी भर मजदूर नहीं रहेगा, उसको भी हक है, उसके पास भी संवैधानिक अधिकार है, वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। उसी को देखते हुए यहाँ पर रूस में क्रांति के बाद से उस सारे नियम को, वर्गहीनता की कहानी को बिल्कुल पूर्ण रूप से वो खत्म कर दिया कि अब हमें केवल और केवल विकास को आगे लेकर चलना है। पूंजीपति और जमींदार का उन्मूलन कर दिया गया।
समाज में एक ही वर्ग था और समाज में यहाँ पे जो पूंजीपति और यहाँ पर पूंजीपति और जमींदार का उन्मूलन कर दिया गया। यानी कि अभी हमने देखा कि वर्गहीन समाज को खत्म कर दिया, वर्गहीन समाज की यहाँ पे स्थापना, ताकि जो यहाँ पे छोटे तबके के लोग आते हैं उसको भी वो सहायता यहाँ पे प्रदान मिलता रहे। और यहाँ पर इसका एक ही वर्ग बना दिया गया, साम्यवादी, नागरिकों को काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना देना। और जो नागरिकों का काम है, यहाँ पे हमें केवल अपने धर्म के बारे में, वो छोटा धर्म वो बड़ा धर्म, इसको दूर हटाकर यहाँ पे सिर्फ एक ही बात को संवैधानिक अधिकार बनाया गया कि वो सभी का अधिकार, संवैधानिक अधिकार जिसमें हर तबके के लोग का एक अधिकार शामिल हो, उसको एक मूल रूप बना दिया गया कि हमें आज के बाद इसी पे हम फोकस करना है, जिससे हम विकसित हो सकेंगे, जिससे हम आगे की ओर यहाँ पे बढ़ सकते हैं। संविधान कर दिया गया, अधिकार काम को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। वह देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और देश में जितने भी यहाँ पे जो संपत्ति थे उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अर्थात कि जो ब्लैक मनी के रूप में हम लोग जानते हैं, जैसे कि हर एक देश में जो पूंजीपति लोग होते हैं वो अपने पैसे को एक ब्लैक मनी के रूप में, यानी टैक्स पेयर से बचने के लिए वो क्या करता है, बहुत सारे पैसे को एक ब्लैक मनी के रूप में वहां पे जमा करता है, जो एक राष्ट्र के लिए वहां पे फायदेमंद नहीं है, वो केवल उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद है। लेकिन वहां पे जितना भी संपत्ति था सभी को क्या कर दिया, एक राष्ट्रीयकरण कर दिया कि ताकि वो देश के विकास में सहायता प्रदान कर सके। आज हमारे देश में इतना काला धन जमा है, आज हमारे देश में जो पूंजीपति लोग हैं उसके पास वास्तव में इतना काला धन जमा है कि मोदी जी ने अपने चुनाव में 2014 के चुनाव में एक वादा करा था लोगों से कि अगर वो सारे पैसे को वहां से निकाल के ला दिया जाए तो वास्तव में सभी के अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपया वास्तव में आ जाते। लेकिन शायद ये करने में विफल हो रहे, ये करने में उनको अपना जो उनको विजय नहीं मिला यहाँ पे। लेकिन उसके पास ये चीज था कि अगर यहाँ पर उस चीज को लाया जाए, जो लोगों के पास यहाँ पर काले धन के रूप में पूंजी जमा है, अगर उसको वास्तव में वहां से स्विस अकाउंट से निकाल के ले आया जाता तो उस यहाँ पे सभी जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो यहाँ पर जिसका एक प्रति व्यक्ति आय जितना होना चाहिए उससे भी कम है, उसके पास वो वास्तव में 10 से 15 लाख रुपया जरूर पहुंचता। लेकिन यहाँ पर उस सारे पैसे का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। लेकिन रूस में क्रांति के बाद जितना भी वहां पे संपत्ति था, सारे संपत्ति को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और वहां पे एक जात को वहां पर निर्माण किया गया कि केवल यहाँ पे जो वर्गहीन समाज है उसके अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना देना। संविधान को संवैधानिक अधिकार, उसका वही मूल रूप है, वही मूल काम है कि उसका जो अधिकार है हमें उस अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहना है। एवं वर्गहीन और शोषण मुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई, जिससे वहां पे वर्गहीन और शोषण मुक्त, जिस प्रकार से रूसी क्रांति से पूर्व वहां पे किसानों की स्थिति थी, मजदूरों की स्थिति थी, किसान के पास न तो उतने बड़े क्षेत्र थे जिसपे वो किसानी कर सके और न ही उसके पास पूंजी था जिससे वो अपने खेत खलियान को और उन्नति को ले जा सके। और वहां पर जिस प्रकार से किसानों के साथ एक दुर्व्यवहार किया जाता था, उसके बाद मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था कि उसमें उसको काम तो अधिक करना पड़ता परंतु काम के तहत उसको उसका पैसा नहीं मिलता था। इस दुर्व्यवहार को, इस शोषण को खत्म करते हुए यहाँ पे केवल एक ही बात रखा गया कि वर्गहीन समाज का अधिकार, संवैधानिक अधिकार को आगे लेकर हमें चलना है। आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई तथा हम कह सकते हैं कि इस क्रांति के बाद साम्यवाद एवं नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी। तो अगर इस नियम के तहत हम ये देख सकते हैं कि जो नई आर्थिक नीति थी वो सामाजिक व्यवस्था, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का रूप लेकर बन रहा था और रूप यहाँ पे उसको पूर्ण कर दिया गया। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक कॉपी कलम लेकर जरूर बैठे ताकि जिससे आप इसका नोट्स बना सके। और यदि अगर आप इसका नोट्स नहीं बना सकते तो आप इसके पीडीएफ के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या इसके इंस्टाग्राम आईडी एमर्स एकेडमी 07 पे आप जाकर उस पे भी डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दोनों रास्ते आपके पास, अब चुनना आपको है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप अपने व्हाट्सएप पे पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो निःशुल्क होगा, उसका किसी प्रकार का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे को समझाया जा रहा है ताकि बच्चे को सहायता प्रदान किया जा सके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया वर्णन करें। जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें रूस का जो यहाँ पे स्टैंड था, रूस ने किस प्रकार से, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध। ये जो प्रथम विश्व युद्ध कहाँ से स्टार्ट हुआ,
यानी कि 1914 में। लेकिन इसका नींव कहाँ डलाया? इसका नींव हमको देखना है कि जब यहाँ पर यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन आ रहा था, जब यूनान यहाँ पर तुर्की साम्राज्य के अधीन आ रहा था और वहां पर उस्मानिय और वहां पर तुर्की साम्राज्य के जब अधीन यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था और वहां पर उस्मानिय साम्राज्य का जब वहां पे कब्जा था, जिस समय वहां पे 1829 ईस्वी में एड्रियानिपोल की संधि बनी, जिसके तहत रूस पर एक वहां पर प्रतिबंध लगाया गया कि आप यहाँ पर जो है उसको एक स्वतंत्रता आप दीजिए, एक स्वतंत्र रूप से आप उसको रखिए, जिसपे रूस को एक 20 करोड़ पाउंड का यहाँ पर एक बैन मारा गया कि आप इसको इसको 3 साल के आगामी 3 साल में आप इसको चुका सकते हैं। लेकिन यही चीज जहां पे रूस को ये लगा कि मेरे साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया, ये यूरोप में राष्ट्रवाद का एक टॉपिक था कि जब यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन आता था तो प्रथम विश्व युद्ध का नींव वहीं से डलाना शुरू हुआ जब रूस पे 20 करोड़ पाउंड की वहां पर एक प्रतिबंध लगाया गया कि शायद आपने कहीं ना कहीं वहां जेनोसाइड करा है, जिसके वजह से आप ये प्रतिबंध लगता है कि आपको उसे 20 करोड़ आगामी 3 सालों में पे करना है, जिससे जो उस वहां पे जो नुकसान हुआ है, जान माल की क्षति हुई है, उसको पूरा किया जा सके। लेकिन शायद रूस को ये लगा कि शायद कहीं ना कहीं मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ और वही कारण क्या बन के उठा, प्रथम विश्व युद्ध का वहां पर वो नींव डलाना। और जैसा कि हम लोग को पता है कि सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा, जिसमें जो है एक मित्र देश के साथ में जो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इटली वहां पे शामिल हुआ। एक तरफ से ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, रूस था और इटली था। जो यहाँ पर जो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इटली किसके अपने मित्र दोस्तों के साथ शामिल हुआ। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब अपने आपस में किसी के साथ झगड़ा होता है तो दोस्त फोन करके बुलाता है ना, दोस्त यहाँ पे आओ, मेरे साथ लड़ाई हुआ है, तो उसके साथ वो जाता है, वो कि अगर मेरे दोस्त के साथ लड़ाई हुआ था कहीं ना कहीं हम जाएंगे तो उसकी सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर जो रूस का जो कंडीशन था वो क्या था, एक रूस में एक जो प्रकार का क्रांति चल रहा था उसको दबाने के लिए रूस क्या किया कि अपना एक स्टंट लिया कि हमें जो ना लोग के दिमाग में जो अभी जो बातें चल इसको डाइवर्ट करना है, किस प्रकार से डाइवर्ट करें ताकि लोग इसको भूले और दूसरी ओर वहां पे उसका ध्यान चला जाए और अपने देश के बारे में सोचना शुरू करे। जो मेरे खिलाफ जो लोगों में विद्रोह पैदा हुआ ना, वो विद्रोह क्या हो, वो संयंत्र क्या हो, वो नीचे हो जाए। तो यहाँ पे अमेरिका तो अपने वहां पे तो लबर लबर किया, लेकिन लबर पानी में कौन यहाँ पे कूद पड़ा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इटली। जहाँ पे जो यह जब स्टार्ट हुआ तो सारी दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड रहा होगा, जहाँ पे जानो माल की क्षति बहुत अधिक मात्रा में पाया गया। और दूसरी ओर से कौन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और खिलाफत उस्मानिया, जो यहाँ पर जो केंद्रीय शक्तियां प्रदान करती थी, कौन, हंगरी, ऑस्ट्रिया, उस्मानिया, जर्मनी और खिलाफत उस्मानिया, जो यहाँ पे एक राष्ट्रीय एकता को यहाँ पे जो है ये शामिल किया। और यहाँ पे जो जेनोसाइड की जब बात की जाए, जो लोग यहाँ पे मरे, तो जो प्रथम गुट में कौन था, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और इटली, ये एक गुट में था। जहां पर जो कैजुअलिटी देखा गया, जो लोगों का यहाँ पे हनन देखा गया, वो 55,25,000 लोगों का यहाँ पे हनन देखा गया। करीब करीब एक गुट में 55,25,000 केवल लोग वहां पे मरे थे। और जो दूसरे गुट में थोड़ा वहां कैजुअलिटी कम था, 43,46,000 के करीब, उससे करीब करीब थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, लेकिन इतना कैजुअलिटी वहां के प्रथम विश्व युद्ध में केवल लोग वहां पे मरे थे। और जो वहां पे जो लोगों के जो वहां पे हाथाहाथ होने की खबर थी और जो वहां पे लोग जो घायल थे, वो शायद करोड़ों का आंकड़ा वहां पे जो उसको पार कर दिया गया। तो यहाँ पर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो वो यहाँ पे कौन था, प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक चला था। इस युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ। अभी हमने देखा कि रूस किसकी तरफ से, मित्र देश की तरफ से। वो जो गांव सब जो दोस्तवा में झगड़ा होता है, दोस्तवा फोन करके बुलाता है कि आओ यहाँ पे झगड़ा हो गया है, तो उसी तरह से कौन यहाँ पर रूस गया। लेकिन रूस का यहाँ पे किसी प्रकार का ये उद्देश्य नहीं था कि दोस्त के साथ झगड़ा हुआ तो चलो हम भी चलते हैं। रूस का यहाँ पे उद्देश्य ये था कि उसके जो देश में जो लोगों में जो आक्रोश भरा पड़ा हुआ है, उसको वहां से डाइवर्ट करना है और लेके कहाँ जाना है, लोगों के दिमाग को कि एक राष्ट्रीयकरण आप कर लो कि यहाँ पे देश जो युद्ध लड़ रहा है तो हमें सारे कंडीशन को छोड़ के हमें देश को सपोर्ट करना चाहिए जैसे भी हो। यानी कि उसमें जो भी जिस प्रकार का वहां पे गलत नीति अपनाया गया हो, गलत फैसले लिए गए, उस सारे चीज को छोड़ करके लोगों के दिमाग को डाइवर्ट किया किस तरफ कि हम युद्ध में हैं,
तो इस स्थिति में, युद्ध की स्थिति में आप अपने देश के साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहे और अपने जो है आर्मी के साथ, अपने सेना के साथ आप कदम से कदम मिला के रहे, ताकि जिससे उसको वहां पे मनोबल मिल सके और देश में लड़ सके। क्योंकि इसकी तो आवश्यकता थी नहीं, वहां पे किसी प्रकार का रूस को इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया गया था कि आप आइए, हम लड़ रहे, आप हमारे साथ लड़िएगा। ये केवल लबरपनी के यहाँ पे जरिए से गया था और से शामिल हुआ। युद्ध में सम्मिलित होने का मात्र एक उद्देश्य था कि रूसी जनता की आंतरिक असंतोष को भुलाकर उसे बाहरी मामलों में उलझा दिया जाए। और हम लोग हमेशा देखते रहते हैं कि जब छोटा बड़ा मामला को भुलाना होता है तो हर एक दशक में जो भी सरकार बनता चला आया हुआ है, जिस प्रकार से हम लोग अभी भी अपने देश में जो वर्तमान सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसके बारे में देख सकते हैं कि एक जगह अगर किसी प्रकार का कोई विद्रोह हो रहा है, किसी तरह का आंदोलन चल रहा है, उसको भुलाने के लिए कहीं ना कहीं अभी की मौजूदा सरकार लोगों का दिमाग डाइवर्ट करता है, दूसरी ओर लोगों का दिमाग डाइवर्ट करता है जहां से लोगों को ये लगे कि शायद इससे बड़ा मामला वो हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ा यहाँ पे जो है एक दलाल के रूप में कौन, मीडिया कर्मी, जो यहाँ पे देश का चौथा स्तंभ माना गया मीडिया कर्मी, उसको यहाँ पे दलाल बना के खड़ा किया गया हुआ है। किसके द्वारा? वर्तमान सरकार के द्वारा, ताकि दिमाग को डाइवर्ट किया जाए। जिस तरह से हम लोग मणिपुर में देखे कि किस प्रकार से वहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, लेकिन वहां पे कहीं पे भी किसी भी लोगों का कोई भी वहां पे आंदोलन हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां से लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करके कि उधर ना जाए, इसका दिमाग कहीं और जाए, यानी कि एक छोटा मोटा जो मामला उसमें उलझा के उसको रखना है, उसी प्रकार का नीति। यानी कि ये पुराने नीति को आज जो हम लोग के समय में आ रहा है ना, तो शायद कहते हैं कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपना एक पूर्ण चक्कर करने के बाद पुनः वो प्रारंभिक बिंदु पे ही आके रुकता है। शायद वही अभी हम लोग के सामने आ रहा है। पहले रूस फ्रांस जैसे देशों में हुआ करता था, आज हमारे देश में जो वर्तमान की स्थिति है यही है कि जो बड़े मामले को भुलाने के लिए छोटे मामले में लोगों को छोटे छोटे गुटों में बांट दिया जाए कि आप वो करें, आप वो करें, और एक ही चीज को बीच में लाया जाता है कि पाकिस्तान। हमारा कंपेयर किससे? पाकिस्तान से। वो भूखा नंगा से हम कंपेयर क्या करें? हम तो भूखे नंगे से कई गुना ज्यादा आगे क्यों रहे? हमें अपने आप को कंपेयर करना था अमेरिका से, चीन से, जापान से, इजराइल से, लेकिन हमारे दिमाग को डाइवर्ट करके कहाँ रख दिया गया कि छोटे लोगों से कंपेयर करो, पाकिस्तान से कंपेयर करो, बांग्लादेश से कंपेयर करो, नेपाल से कंपेयर करो। ये कंपेरिजन के लायक नहीं है। कंपेरिजन के लायक मेरा कौन था? वहां पे इजराइल था। कंपेरिजन के लायक कौन था? मेरा अमेरिका था। हमें उसके साथ चलना था। लेकिन यहाँ पे उसी प्रकार की नीति ये थी। अब उस प्रकार की नीति को आज का मौजूदा सरकार यहाँ पे लेके चल रहा है, जहाँ पे यहाँ पे जो लोगों में जो आंतरिक संतोष था उसको भुलाकर उनके बाहरी मामलों में उलझा दिया जाए, ताकि लोगों के दिल में ये भरा था कि राष्ट्र के लिए हमें चलना है, कि हमारा जो राष्ट्र है वो एक युद्ध से जूझ रहा है। और हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि जब किसी भी देश में जब युद्ध वगैरह होता है ना, तो अपने देश के प्रति जो इंसान की संवेदनाएं वो रहनी चाहिए, वो हमेशा रहनी चाहिए, और अपने आर्मी को हमेशा सपोर्ट करे, ताकि जिसका उससे मनोबल बढ़ा रहे और वहां पे विजय हासिल करने में उसको सहायता प्रदान कर सके। परंतु इसे परंतु इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। न उसके पास अच्छे हथियार थे और न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। युद्ध के मध्य में सम्राट जार ने सेना की कमान अपने हाथों में ले लिया, और यहाँ पर इसका जो नीति था वो कहीं ना कहीं शायद विफल होता हुआ नजर आया। क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से जो रूसी सेना था, जो मित्र देशों के साथ जो जाके लड़ा वहां पर, तो रूसी सेना के पास न तो उस किस्म का हथियार था जिससे वो वहां पे युद्ध लड़ सके, और न ही इसके पास पर्याप्त भोजन था ताकि जिससे ये युद्ध के दौरान ठूस सके और लोगों को जो यहाँ पे मार सके। इसके पास ठूसने के लिए तो भोजन था, न चलाने के लिए यहाँ पे इसके पास अच्छा हथियार था। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे चारों बगल से यहाँ पे रूसी सेना की यहाँ पे हार हो रही थी। ऐसे स्थिति में यहाँ पे जो जार था, यहाँ पे जार ने उसके सेना के नेतृत्व को अपने पास लिया कि ताकि जो हो सके वहां पे, क्या जार तो यहाँ पे क्या सम्राट था, रूस का सम्राट था। इसके बारे में भी कई बार चर्चा किया गया हुआ है कि जार निकोलस द्वितीय कौन था, वो रूस का अंतिम सम्राट माना जाता है, वो रूस का अंतिम सम्राट ही था। उसके बाद से वो जो फिनलैंड और पोलैंड का राजा भी था, फिनलैंड का ग्रेट ड्यूक भी था। और यहाँ पर तो उसने देखा कि अगर यहाँ पर जब सेना की यहाँ पे हार हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों में अब बढ़ के आलोचना शुरू हुआ। एक तो लोगों का दिमाग को डाइवर्ट किया कि चलो हम लड़ रहे हैं, आप भी यहाँ पर हमारा सहायता प्रदान कीजिए, जिस प्रकार से हो सके आप वहाँ पे छोटे छोटे ही गुटों में लेके सहायता तो कम से कम प्रदान कीजिए। लेकिन उस चीज से भी नहीं देखा गया, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास तो खबरें यही आए, संदेश यही आया कि शायद यहाँ पर, और जो वास्तविकता भी यही थी कि रूसी सेना चारों बगल से पराजित हो रही थी। उसके पास क्योंकि न तो हथियार थे और न ही पर्याप्त भोजन था, क्योंकि इंसान खाली पेट कब तक लड़ सकता है।
तो यहाँ पर जार निकोलस द्वितीय ने उसका नेतृत्व अपने हाथ में लिया कि अब शायद हो सके यहाँ पे हम इसको संभाल सके, लेकिन वो उसके लिए बड़का एक विफलता साबित हुआ, क्योंकि जैसे ही वहां पर जार निकोलस ने अपने हाथों में इसका जो है ये कमान संभाला, परिणाम स्वरूप दरबार खाली पड़ गया। हाथों में लिया, परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया तथा उनकी अनुपस्थिति में क्रांति के लिए षड्यंत्र करने का मौका मिल गया। और जब दरबार ही खाली हो गया, क्योंकि रूस का सम्राट था राजा, जब वो देखा कि इसका कमान हम अपने पास में लेते हैं तो चलो अब वहां पे जो है इस चीज को खत्म किया जाए, तो वो दरबार खाली हुआ जहां पे लोगों को षड्यंत्र करने का मौका मिला कि अब वहां पर राजा ही नहीं था, तो चलो उसके बारे में कुछ जो है, अगर जो देश में जो यहाँ पे जो घटनाएं घटित हो रही है, जो जिसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी लबरपानी करके यहाँ पे रूस जो लबर लबर करके जो गया था, उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ा? आम पब्लिक को, जहाँ पे इसके उसको मौका मिला कि अब यहाँ पे जब राजा ही नहीं है तो इसके खिलाफ थोड़ा षड्यंत्र किया जाए और किस प्रकार से अपने आप को बचाव किया जाए। तो ये था हमारा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त बना और वहां पे रूस बुरी तरीके से पराजित हुआ, जो वहां पे क्रांति का एक कारण बनकर उभरा। अब यहाँ से हम बात करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बारे में, जो हमारे एग्जाम में 4 नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं। 4 नंबर के सवाल में ये पूछे जाएंगे। लॉन्ग टाइप सवाल है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें, कि रूस में जो क्रांति हुई उसकी कितने कारण, मतलब क्या क्या कारण थे, उस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला कारण, रूसी क्रांति के कारण निम्न थे। पहला कारण, रूस में रोमनो वंश का निरंकुश राजतंत्र का शासन था। सम्राट जार निकोलस द्वितीय द्वारा जार निकोलस द्वितीय रूस का शासक था, उसके शासन में अफसरशाही अपने चरम सीमा पर थी। और यहाँ पर जो पहला जो यहाँ पे जो कारण बना, रूसी क्रांति का जो कारण बना, वो कारण यही था कि यहाँ पे रोमन वंश का जो निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश यानी कि केवल अपने बारे में वो सोचते रहना, बाकी जनता जाए जो है, एक कहावत भी है, खुद भी सुनते हैं कि अपना काम बनता और भार में जाए जनता, तो अपने काम को बनाते रहो और जनता को लतियाते रहो। यही इसका कहानी था। निरंकुशता का यही मतलब निकल के आता है ना, कि केवल अपने विकास को सोचना है और उसके बाद से वो जाता रहे, जनता को जिस मोड़ पे जाना है वो जाता रहे, से कोई दिक्कत नहीं। और अफसरशाही इसकी स्थिति, अफसरशाही उसके शासनकाल में अपने चरम सीमा पे थी। जिस प्रकार से बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पे है, क्या कहीं भी जाएंगे ना, आपका बिना पैसा खर्चा किए हुए एक छोटा से छोटा काम जाति आवासीय भी नहीं बनेगा। इस प्रकार का यहाँ पे अफसरशाही जो है सर चढ़ के बोलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है रूसी क्रांति के दौरान अफसरशाही अपने चरम सीमा पर था। नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं बल्कि जार की स्वेच्छा थी, जिसमें जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। और जो वहां पे लोगों की किसी प्रकार के पोस्ट पर नियुक्ति हुआ करती थी, वहां पर उसका योग्यता नहीं देखा जाता था कि आप में योग्यता कितना है, बस उसके जार निकोलस की स्वेच्छा को देखा जाता था कि वो चाहता है कि नहीं कि आप यहाँ पर रह सके, आप यहाँ पे काम कर सके, आपकी योग्यता भले ही कितनी भी योग्यता क्यों ना हो। अभी भी हम लोग देखते हैं कि हमारी योग्यता, ऐसे भी लोग हैं जिसके पास योग्यता तो बहुत है, लेकिन शायद उसके पास पहुंच नहीं है, जिसके वजह से वो उस मुकाम पे नहीं जा सकता जिसको वो डिजर्व करता है, जिसको वो डिजर्व करता है। कहते नहीं, कहीं पे पहुंचने के लिए हमें जो है किसी आजकल तो खैर तो ये तो कॉमन चीज है कि हमें अगर किसी पोस्ट पे जाना है, किसी अच्छे पोस्ट पे जाना है ना, नौकरी करना है, तो उसके लिए आपको पहुंच भी साथ में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वही कहानी था, अफसरशाही चरम सीमा पर था। यहाँ पे इसका योग्यता आधार नहीं था। ये आधार क्या था? जार निकोलस का स्वेच था कि जार निकोलस चाहेगा तो ही होगा, वरना नहीं होगा, जिससे लोगों का हालात क्या हुआ, बद से बदतर होना शुरू हुआ। तो ये पहला कारण बन के उभरा रूसी क्रांति का। पहला कारण ये बन के उभरा किसका? रूसी क्रांति का। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो कंडीशन था, रूस में किसानों तथा मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। किसानों के खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वो पुराने ढंग से खेती करते थे। और यहाँ पे जो वहाँ पे मजदूर और किसान, उसकी भी दयनीय स्थिति बहुत ही बद से बदतर थी। हम लोग 2 नंबर वाले सवाल में भी इसको हम कवर किए हैं। उसी पॉइंट को यहाँ पे जो डाला गया हुआ है कि किस प्रकार से रूसी क्रांति, यानी कि पूर्व रूसी क्रांति से पूर्व वहाँ पे जो किसान और मजदूरों की स्थिति कैसे थी, उसी को यहाँ पे जिक्र किया गया हुआ है। उसके पास जमीन छोटे छोटे थे और उसके पास पूंजी का भी अभाव था और करों के बोझ के नीचे दबे भी हुए थे। मजदूर का कहानी ये था, उनको काम अधिक करना पड़ता था, उनको दबे हुए थे, वहां मजदूरों को काम अधिक करना पड़ता था, परंतु मजदूरी काफी कम मिलती थी और दुर्व्यवहार भी साथ में किया जाता था। जिस प्रकार से अभी का जो मजदूर है नहीं कि हाँ 8 बजे ड्यूटी पे चलना है, उसके बाद से आधा घंटा जाए खैनी लगाना है, लगता है इसका आत्मा जो है ना आज के मजदूरों में समा के बदला ले रहा है। इसका जो आत्मा है, बोला कि हमको बड़ा वहां पे जो प्रेरित किया है ना,
तो अब इसका बदला लेने का टाइम आया है। जो अब जो बिहार में और बाकी इंडिया में कहीं पे भी देख सकते हैं ना कि वहाँ पे जो मजदूर होते हैं ना, उसका एक ही काम है, 2 घंटा का खैनी लगाना। तो शायद हो सकता है कि इसका जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसका बदला आज का मजदूर वगैरह यहाँ पे आके हमसे ले रहा है। वो कि काम थोड़ा करो, पहले जो काम जो करवा लिया हुआ है उसका यहाँ पे जो खमियाजा हम आपसे लिया जा रहा है। एक मजाक के तौर पे था, इसको सीरियस नहीं, बल्कि बस हमें इसको कवर ये करना है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या था, उसके बाद यहाँ पे तीसरा कंडीशन था कि रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था, जहाँ स्लाव जाति के अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियां भी रहते थे। और रूस जो था विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। वहाँ पे कई सारे जो सोवियत संघ में ना कई सारे देश वहाँ पे मर्ज था, और वहाँ पे कई लोग, वहाँ कई जाति के लोग रहते थे, फिन, पोल, यहूदी और स्लाव जाति। स्लाव जाति जो वहाँ पे एक बहुल क्षेत्र माना जाता था, बहुल संख्यक माना जाता था। और वो उस स्लाव जाति के बारे में हम लोग जो पिछले वाले टॉपिक, पिछले वाले वीडियो में हमने उस पर जिक्र भी करा है कि स्लाव जाति का जो है किस प्रकार से वहाँ पे फैलाव था। तकरीबन तकरीबन 130 मिलियन जो है वो रूस में ही उसका जो है रूस में ही वहाँ पे वो रहता था, 130 मिलियन आबादी। और उसके बाद से रोडनोवरी, इसका दूसरा नाम भी कहा जाता था रोडनोवरी जो है ना, स्लाव जाति का जो दूसरा नाम एक रोडनोवरी के नाम से भी इसको जानते थे। जिसका जो धर्म अलग था, उसका जो है पूजा पाठ और यानी बुत परस्ती था, वो भी लोग भी कहता स्लाव जाति बुत परस्ती था। और उसका रस्म रिवाज भी थोड़ा सा इस सबसे अलग था। लेकिन यहाँ पे जो रूसीकरण की जो नीति जो आई, जो भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा उसका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था, परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान थे। क्योंकि यहाँ पे जो रूसीकरण की जो नीति जो अपनाई गई थी जार निकोलस द्वितीय द्वारा, वहाँ पे एक बात का लोगों पे जबरदस्ती फोर्सफुली यहाँ पे अप्लाई किया गया कि आप भले ही किसी भी जाति से हो, आपका जाति, आपका धर्म जो भी हो, आपको जो है वहां से ये करना है कि भाषा आपको उसी भाषा को लेकर चलना है, शिक्षा आपको उसी शिक्षा आपको अवश्य लेनी है, और रस्म रिवाज भी आपका उसी प्रकार का यहाँ पे होना रखना होगा। सभी भाषा, शिक्षा और संस्कृति थोपने का प्रयास किया था। इससे वहाँ के अल्पसंख्यकों को राजतंत्र के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था, जिससे वहाँ पे, क्योंकि हर किसी का रस्म रिवाज अलग है, आप जो है एक दूसरे जाति का रस्म रिवाज दूसरे जाति पे नहीं थोप सकते। यह राजतंत्र में तो संभव था, लेकिन लोकतंत्र में बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है। तो ये इसका तीसरा कारण बन के उभरा। और चौथा कारण कि रूस के औद्योगिक मजदूरों तथा किसानों पर कार्ल मार्क्स के साम्यवादी विचारों का पूर्व प्रभाव था। और यहाँ पे रूस में जो उद्योग मजदूरों और तथा किसानों पर कार्ल मार्क्स का जो विचार था, वो क्या था, यहाँ पे पूर्ण प्रभाव था। इसका कार्ल मार्क्स का अच्छा उस पर प्रभाव था, क्योंकि हमने देखा था कि कार्लसवादी जो यहाँ पे सिद्धांत था, क्या वो समझौता के रूप में लिया गया था। उसी कंडीशन के बताया गया हुआ है कि इसका जो रूस के औद्योगिक मजदूरों तथा किसानों पर कार्ल मार्क्स के साम्यवादी समाजवादी विचारों का यहाँ पे पूर्ण प्रभाव था। उसने अपने एक नीति को भी यहाँ पे खत्म किया था, लेकिन उससे भी यहाँ पे किसी प्रकार का सुधार नहीं देखने को मिला था। वहाँ पे कृषि दास्ता को भी खत्म कर दिया गया कि हो सके कहीं कृषि दास्ता खत्म करने से किसान की स्थिति में कुछ सुधार आ सके, लेकिन शायद वो भी संभव नहीं हो पाया। तो ये था मेरा 4 कंडीशन जो रूसी क्रांति के कारण, यानी कि जो रूस में क्रांति हुई उसका कारण बन के उभरा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जब तक के लिए जय हिंद।